परिवर्तन मोर्चा के आज वाराणसी मंडल स्तरीय महारैली की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अमन मेश्राम साहब, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा में शामिल तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि एवं वक्तागण, कार्यक्रम में उपस्थित तमाम संगठनों के सम्मानित वक्तागण और पूरे मंडल से कोने कोने से आए हुए मूल निवासी साथियों, भाइयों एवं बहनों। साथियों, 2022 का चुनाव नजदीक है और तमाम प्रकार की सभाएं आप लोग देख रहे हैं। तमाम प्रकार की सभाएं लगातार हो रही, तमाम राजनीतिक दल भी अपनी अपनी सभाएं कर रहे हैं। लेकिन ये जो 2022 का चुनाव है, इस चुनाव में हमको वोट किसको देना चाहिए, वोट क्यों देना चाहिए, इस बात को जानना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चूंकि देश की आजादी को 74-75 साल हो रहे हैं और 74-75 साल की आजादी में हम लगातार वोट देने का काम कर रहे हैं, हम हराने और जिताने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन आजादी के 74 साल में हमारी स्थिति में बहुत ज्यादा अंतर अभी तक आया नहीं। इसलिए हमें इस बात को सोचने और समझने की जरूरत है और 2022 का चुनाव में वोट देने के पहले हमें मुल्क के क्या हालात है उसको सोच और समझ करके फिर वोट देने की जरूरत है। अगर हम मुल्क के हालात के बारे में नजर डालें तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान लिखा और भारतीय संविधान में लिखा कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आजादी के 74 साल में अगर हम शेड्यूल कास्ट के लोगों की बात करें, शेड्यूल कास्ट के लोगों को आजादी के 74 साल बाद भी उनका राष्ट्रपति तो बना दिया जाता है, मगर उन्हें आजादी के 74 साल में राष्ट्रपति को भी मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता। आप लोगों ने रामनाथ कोविंद जी का नाम सुना होगा। रामनाथ कोविंद जी जब पुष्कर के मंदिर में गए तो ब्राह्मणों ने उनको कहा, कोविंद जी आप देश के राष्ट्रपति हो सकते हैं मगर मंदिर के राष्ट्रपति तो ब्राह्मण ही होते हैं, इसलिए आपको मंदिर में प्रवेश नहीं है। और रामनाथ कोविंद जी को मंदिर में घुसने नहीं दिया। कहीं मूंछ रखने की वजह से पीट लिया जाता है, कहीं घोड़े पर चढ़ने की वजह से पीट लिया जाता है। और शेड्यूल कास्ट के लोगों को जो रिजर्वेशन मिला वो रिजर्वेशन आज तक भी पूरा नहीं किया गया। और बड़े पैमाने पर अगर आप देखो तो पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में शेड्यूल कास्ट के लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। अगर हम आदिवासियों की बात करें, बाकी देश में बहुत ज्यादा खराब है। इस देश में अलग अलग प्रकार की माइनॉरिटीज के लोग रहते हैं। सिखों ने जब किसानों के समर्थन में आंदोलन किया और 3 कृषि कानूनों के विरोध में सिखों ने आंदोलन किया तो सिखों को खालिस्तानी कहा जाने लगा और ये कहा जाने लगा कि ये किसान नहीं है, खालिस्तानी है। सिखों के ऊपर भी हमले हो रहे हैं। अगर क्रिश्चियनों की बात करें तो क्रिश्चियनों के चर्चेज पर हमले हो रहे हैं। बुद्धिस्टों की बात करें तो बुद्धिस्टों के जो बड़े बड़े प्लेस हैं, जो बड़े बड़े ऐतिहासिक स्थल हैं, उन पर ब्राह्मणवादी मनवादियों द्वारा कब्जा करवाया जा रहा है। और जो देश की सबसे बड़ी माइनॉरिटी है जिसे मुस्लिम माइनॉरिटी कहा जाता है, आजादी के 74 साल में मुसलमान अपने हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं क्योंकि आजादी के 74 साल में मुसलमानों को उनके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का मौका ही नहीं दिया गया। उन्हें तो पहले पाकिस्तानी घोषित किया गया तो सफाई देते रहे कि हम पाकिस्तानी नहीं है, फिर उनको विदेशी घोषित किया गया, फिर उनको सफाई देना पड़ा कि हम विदेशी नहीं है, फिर उनको आतंकवादी घोषित किया गया और उनको सफाई देना पड़ता है कि हम आतंकवादी नहीं है। और इसका नतीजा ये हो गया
कि आजाद भारत में जितना परसेंटेज मुसलमानों का देश में है उससे ज्यादा परसेंटेज मुसलमानों का जेल में है, अर्थात मुसलमान जितने देश में नहीं है उससे ज्यादा जेल के अंदर है। ये हालात मुसलमानों के हैं। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों के हालात अनुसूचित जाति और जनजाति से भी खराब हो गए हैं। शेड्यूल कास्ट के हालात खराब है, शेड्यूल ट्राइब के हालात खराब है, माइनॉरिटीज के हालात खराब है, और देश की एक बहुत बड़ी आबादी है जिसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, जिसे ओबीसी कहा जाता है। आजादी के 74 साल में देश में जानवरों की गिनती हुई, कुत्तों की गिनती हुई, हिजड़ों की भी गिनती हुई, मगर जो 60% आबादी है जिसे पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, पिछड़ों की गिनती आजादी के 74 साल में नहीं हुई। संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी तो और आगे का मामला है। तो देश की जो बड़ी आबादी है, एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी, जो 85 से 90% की आबादी है, उनके साथ आजादी के 74-75 साल में आज तक न्याय नहीं हुआ। हालांकि हर सरकार हम ही बनाते हैं, हमारी संख्या ही 85 से 90% है, तो हर सरकार भी हम ही बनाते हैं। हमारे समर्थन और सपोर्ट के बगैर कोई भी सरकार ना तो उत्तर प्रदेश में बन सकती है और ना ही देश में कोई सरकार बन सकती है। हर सरकार हम ही बनाते हैं, लेकिन आजादी के 74 साल में हमारे हालात खराब हैं। अगर हम नौजवानों की बात करें तो हमारे समाज का नौजवान इंटर पास करता है, बीए पास करता है, बीएससी पास करता है, टेट पास करता है, सुपर टेट पास करता है, बीएड भी करता है, और इसके बावजूद जब उसको रोजगार नहीं मिलता तो लखनऊ की सड़कों पर जाता है और कहता है, अरे भाई हमारे हाथ को भी काम दो, हम भी इस देश और प्रदेश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। जब इस देश का पढ़ा लिखा नौजवान सड़कों पर उतरता है और कहता है कि हमारे हाथ को काम दो, हम भी इस देश के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो इस प्रदेश की सरकार हमारे नौजवानों को काम नहीं देती है, बल्कि लाठी डंडे मारकर उनका हाथ पैर तोड़ने का काम जरूर करती है। नौजवानों के हालात भी खराब है, और अभी तो पानी ही सर के ऊपर चला गया है। अभी नौजवान परीक्षा देने के लिए जाता है, उसके पास पैसे नहीं होते। हमारे समाज के नौजवानों के पास में वो किसी से कर्जा लेते हैं, किसी से उधार बाढ़ी लेते हैं, कर्जा उधार बाढ़ी लेकर के दूर दूर सेंटर पर जाते हैं, रात भर जगते हुए जाते हैं कि परीक्षा देंगे, परीक्षा पास करेंगे तो हो सकता कहीं नौकरी लग जाए। और जब वो परीक्षा सेंटर पर बैठ जाते हैं तो खबर आती है, अरे पेपर ही लीक हो गया, और फिर उनको वापस आना पड़ता है, निराश होकर के वापस आना पड़ता है। इतने ज्यादा नौजवानों के साथ में शोषण हो रहा है। हमारे समाज की 50% आबादी महिलाओं की है। चाहे उन्नाव का मामला उठाकर देख लो, चाहे हाथरस का मामला उठाकर देख लो, पूरे उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, लगातार महिलाओं के ऊपर बड़े पैमाने पर अन्याय और अत्याचार हो रहा है। महिलाएं सुरक्षित नहीं है। अगर हम किसानों की बात करें तो अभी 3 कृषि कानून नरेंद्र मोदी जी ने वापस लिया, और अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग घूम घूम कर इस बात का प्रचार कर रहे हैं कि अरे भाई हमने तो 3 काले कानून वापस ले लिए, 3 कानून वापस ले लिए। पहले वही प्रचार करते थे कि कानून किसानों के फायदे में है, अभी वही प्रचार कर रहे हैं कि हमने वापस ले लिए और उसको अपनी उपलब्धि गिनाने का काम कर रहे हैं। ये 3 कानून किसानों का मुद्दा नहीं था, ये 3 कानून सरकार ने किसानों के ऊपर थोपा था, किसानों से राय नहीं लिया था, इसलिए किसान उसके विरोध में थे, क्योंकि ये किसानों की जमीन को हड़प कर उद्योगपतियों और पूंजीपतियों को देने की साजिश थी, इसलिए किसान इसका विरोध कर रहे थे। तो अगर कोई आदमी आपका सर फोड़ दे और बाद में आपकी पट्टी करवा दे तो क्या वो आदमी आपके साथ अच्छा कर रहा है? पहले 3 कानून लाए और फिर वापस ले लिए और फिर कहा हमने तो आपके साथ बहुत अच्छा कर दिया। पहले सर फोड़ा मोदी जी ने और फिर पट्टी बांध दिया, और पट्टी बांधने को अपनी उपलब्धि बता रहे। इस देश का किसान कह रहा है कि अरे भाई मोदी जी, हम जिस माइक पर बोल रहे हैं, ये माइक जिसने बनाया उसकी कीमत वो निर्धारित करता है। आप जिस कुर्सी पर बैठे हो, कुर्सी जिसने बनाया उसका माइक उसका कीमत वो निर्धारित करता है। आप जिस बस में बैठकर आए, जिस 4 व्हीलर जिस 2 व्हीलर से आए, वो जिसने बनाया उसकी कीमत वो निर्धारित करता है। अगर हर व्यक्ति जो जो बनाता है उसकी कीमत वो निर्धारित करता है, तो इस देश में किसान
किसान फसल पैदा करता है तो फसल की कीमत रखने का अधिकार भी किसानों के पास में होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो मोदी जी कर नहीं रहे हैं और किसान इतना कह भी नहीं रहे हैं। किसान तो केवल इतना कह रहे हैं, मोदी जी हमारी फसलों का भी कोई समर्थन मूल्य निर्धारित करो और उसकी हमको गारंटी दे दो कि हम फसल पैदा करेंगे तो कम से कम इतने में हमारी फसल बिकेगी। लेकिन यह भी करने के लिए मोदी तैयार नहीं है। तो किसानों के हालात खराब है, नौजवानों के हालात खराब है, महिलाओं के हालात खराब है। और अगर मजदूरों की बात करें और एक दिन अगर मजदूर मजदूरी ना करे तो दूसरे दिन उसके घर में चूल्हा जलेगा या नहीं जलेगा, इसके लिए संकट खड़ा हो जाता है। मुल्क के हालात इतने ज्यादा खराब है और इन खराब हालातों में जब बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं तो आपके मुद्दे की कोई बात नहीं हो रही है। अभी मोदी जी ने सरकारी खर्चे से गोरखपुर में रैली किया तो कहा लाल टोपी वालों से खतरा है। एक तो सरकारी खर्चे से रैली कर रहे हो और ऊपर से राजनीतिक भाषण दे रहे हो, कह रहे हो लाल टोपी से खतरा है। और दूसरी तरफ से जब अखिलेश जी बोलते हैं तो कहते हमें देखकर लोग लाल पीले हो रहे हैं। एक लाल टोपी से खतरा दिखा रहे हैं और एक लाल पीले दूसरे को करने का काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं, हमारी जाति आधारित गिनती की बात कौन करेगा? हमारे शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन प्रमोशन की बात कौन करेगा? ओबीसी को भी रिजर्वेशन में प्रमोशन मिले, इसकी बात कौन करेगा? हमारे हक अधिकार की बात कौन करेगा? महिलाओं को हिस्सेदारी मिले, महिलाओं के साथ न्याय हो, इसकी बात कौन करेगा? किसानों को उनकी फसल का कीमत रखने का अधिकार मिले, इसकी बात कौन करेगा? हमारे हक अधिकार, हमारे मुद्दे की बात कौन करेगा? सवाल किसी को हराने जिताने का नहीं है, क्योंकि आज आपको डराया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है हमें वोट दो नहीं तो वो आ जाएगा। वो कहता है हमें वोट दो नहीं तो वो आ जाएगा। एक कहता है हमें वोट दो नहीं तो वो आ जाएगा, दूसरा कहता है हमें वोट दो नहीं तो वो आ जाएगा। हम सोचते हैं इसे वोट नहीं देना चाहिए, इसे वोट देना चाहिए क्योंकि उसको रोकना है, और कोई सोचता है कि इसे वोट नहीं देना चाहिए क्योंकि उसको रोकना है। लेकिन साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये किसी को रोकने और इसका केवल सवाल नहीं है, बल्कि हमारे हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला विकल्प भी खड़ा करने का सवाल है। क्योंकि 2014 में नरेंद्र मोदी जी आए थे और नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। अरे दोगुनी तो नहीं किया, 600-700 किसान उनके 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन करते करते शहीद हो गए। किसानों की आय दोगुनी नहीं किया। कहा काला धन वापस लाएंगे, हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया नरेंद्र मोदी जी को वोट दे दिया। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हो गए। हमारे घरों की महिलाओं ने भी खूब वोट दिया नरेंद्र मोदी को। हालत तो यहां तक थे कि पुरुष दूसरी पार्टी का प्रचार कर रहा था और घर की महिलाएं नरेंद्र मोदी को 2014 में वोट दे रही थी। हालत तो यहां तक हो गए थे। लेकिन जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, एक दिन रात को 8 बजे टीवी पर आ गए और जब रात को 8 बजे टीवी पर आ गए, कहा भाइयों बहनों, तो हमारे लोगों ने सोचा लग रहा 15-15 लाख मिलने वाला है। हमारे लोग टीवी से और सट करके नजदीक आकर के बैठ गए कि लग रहा है मोदी जी 15-15 लाख देने की घोषणा करने वाले। लेकिन मोदी जी ने घोषणा किया भाइयों बहनों, आज से 500 और 1000 के नोट बंद किए जाते। हमारे लोगों को भाजपा के लोगों ने समझाया कि अरे ये 500-1000 के नोट क्यों बंद किए जा रहे हैं? क्योंकि ये जितना काला धन है ये सब निकालना है। अब तो जितने पूंजीपति हैं, जितने उद्योगपति हैं, जितने भ्रष्ट नेता हैं, जितने भ्रष्ट अधिकारी हैं, अब तो सड़कों पर आ जाएंगे। जैसे तुम ठेला रिक्शा चलाते हो, जैसे तुम सब्जी की दुकान चलाते हो, वैसे वो भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी, उद्योगपति और पूंजीपति अब ठेला और रिक्शा चलाने का काम तुम्हारे साथ करेंगे। ये 500-1000 की नोट बंद करके मोदी जी ऐसा करना चाहते। हमारे लोग बहुत खुश हो गए, लंबी लंबी लाइनें लगी, हमारे लोग लंबी लंबी लाइनों में लग गए, हमारी माताएं बहनें भी लंबी लंबी लाइनों में लग गई। बहुत सारे लोग उन लाइनों में मर गए। एक भी पूंजीपति, एक भी उद्योगपति, एक भी भ्रष्ट अधिकारी, एक भी भ्रष्ट नेता उन लाइनों में लगने का काम नहीं किया। हमारे लोग लाइनों में लगे और हमारे लोग ही लाइनों में लग करके मर भी गए। और जिनको आप उम्मीद लगा कर रखे थे को लाइनों में लगे थे,
वो लाइनों में नहीं आए। और इतना ही नहीं हुआ, हमारे घर में एक सेपरेट बैंक होता है जो हमारे घर की महिलाएं अपना बैंक बनाती हैं। वो सेपरेट बैंक क्या होता है? वो डेली के खर्चे से थोड़ा थोड़ा पैसा निकालती है और थोड़ा थोड़ा पैसा निकालकर अपने पास सुरक्षित रखती है। जब कभी संकट आता है परिवार के ऊपर, बच्चा बीमार हो जाता है, दवा के लिए पैसे नहीं होते हैं, बच्चे की फीस के लिए पैसे नहीं होते हैं, पति की तबीयत खराब हो जाती, पैसे नहीं होते हैं, तो ऐसे समय में महिलाएं वो पैसा निकालती हैं और वो पैसा परिवार के फायदे के लिए खर्च करती है, परिवार के हित के लिए खर्च करती है। तो बहुत दिन से जो हमारी महिलाओं ने आटे के कनस्टर में, चावल के कनस्टर में, पुराने बक्से में जो पैसा बचा बचा करके इकट्ठा करके रखा हुआ था, वो 500,000 के जब नोट बंद हुए तो सारा का सारा पैसा मोदी उठा ले गया। वो सारा का सारा पैसा चला गया, वापस इनके पास नहीं आया। जनधन का खाता जरूर खुल गया मगर खाते में कुछ भी नहीं आया। तो हमारे लोगों के साथ में बहुत बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। इतना ही नहीं साथियों, 2014 के चुनाव में जब मोदी जी प्रचार कर रहे थे तो मोदी जी कह रहे थे हम पिछड़ी जाति के हैं, हम नीच जाति के हैं, इसलिए लोग हमारा अपमान करते हैं, हम चाय बेचने वाले हैं। हमारे लोगों ने सोचा अरे यार मोदी जी पिछड़ी जाति के हैं, हम भी पिछड़ी जाति के, मोदी जी भी पिछड़ी जाति के अपने आदमी हैं। फिर मोदी जी ने कहा हम चाय बेचने वाले हैं, हमारे लोगों ने सोचा अरे यार हम भी गरीब हैं और मोदी जी चाय बेचते हैं तो मोदी जी भी गरीब है, एक गरीब आदमी प्रधानमंत्री बन जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर मोदी जी ने कहा मैं नीच जाति का हूं इसलिए हमारा अपमान किया जाता है। हमारे लोगों ने सोचा कि पंडित जी लोगों ने हमको भी नीच घोषित किया है, हमारा भी समाज में अपमान होता है और मोदी जी का भी अपमान होता है। इसका मतलब पक्का हो गया कि मोदी जी अपने ही आदमी है। अगर मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दे तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाए। मोदी जी हमारे समर्थन से देश के प्रधानमंत्री बन गए। 314 पिछड़े वर्ग के बच्चे आईएएस की परीक्षा पास कर लिए और क्रीमी लेयर के नाम पर उनकी नियुक्ति को रोकने का काम कर दिया। मोदी जी से हम उम्मीद कर रहे थे कि मोदी जी बनेंगे हमारा कल्याण हो जाएगा, मगर मोदी जी बने तो 314 ओबीसी के बच्चों को आईएएस बनने से रोक दिया। पिछड़े वर्ग के बच्चों को जो वजीफा मिलता था, जो स्कॉलरशिप मिलती थी, उसको बंद कर दिया। पिछड़े वर्ग के विकास के लिए बजट में कोई प्राविधान नहीं किया। मोदी जी कहते थे सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। हमारे लोग खुश हो गए, अरे भाई सब साथ दो, सबका विकास करेगा, महात्मा आदमी आया है। वैसे अभी तक धरती पर ऐसा कोई आदमी पैदा नहीं हुआ जो सबका साथ ले सकता है और सबका विकास कर सकता है। ऐसा कोई आदमी अभी तक धरती पर पैदा नहीं हुआ, क्योंकि सबका साथ सबका विकास का मतलब होता है चोर का भी विकास और जिसके घर में चोरी हुई उसका भी विकास, चोर का भी साथ और जिसके घर चोरी हुई उसका भी साथ, डकैत का भी साथ और जिसके घर डकैती पड़ी उसका भी साथ, और फिर डकैत का भी विकास और जिसके घर डकैती पड़ी उसका भी विकास, बलात्कारी का भी विकास और जिसके घर विकास बलात्कार हुआ जिसके साथ उसका भी विकास। ऐसा संभव नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा था बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, नहीं तो वो भी कह सकते थे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, लेकिन उन्होंने कहा सबका नहीं हो सकता, बहुसंख्यक लोगों का हित होगा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय तथागत बुद्ध ने कहा था। तो हमारे लोग मोदी जी के नारे में फंस गए, सबका साथ सबका विकास नहीं किया। सरकार बनाने के बाद में सबका साथ और अडानी अंबानी का विकास और बाकी सबका सत्यानाश। आप रेलवे उठाकर देख लो, बीएसएनएल उठाकर देख लो, टेलीफोन उठाकर देख लो, इंडियन ऑयल देख लो, भारत पेट्रोलियम देख लो, सारी चीजें बेची जा रही। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में आरक्षण का अधिकार दिया, मोदी बेच रहे हैं। अधिकार कहां से मिलेगा जब सरकारी बचेगा ही नहीं तो आरक्षण जीरो कागज पे रहेगा और प्रैक्टिकल में जीरो हो जाएगा। इतना बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ में हो रहा है। मोदी जी ने जानवरों की गिनती किया मगर ओबीसी की गिनती नहीं किया
और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया आरएसएस के कहने पर कि हम ओबीसी की गिनती नहीं कर सकते। एक प्रधानमंत्री देवगौड़ा जी भी थे जिन्होंने ओबीसी की गिनती करने का फैसला किया था, इसलिए कांग्रेसियों ने उनसे समर्थन वापस ले लिया था और उनकी सरकार गिर गई थी। एक देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे जो पिछड़े वर्ग के थे और उन्होंने अपनी सरकार गंवाने का काम किया था जाति आधारित गिनती के मुद्दे पर। लेकिन एक मोदी जी है जो आरएसएस की गुलामी कर रहे हैं और खुद को पिछड़े वर्ग का कहते हैं। अरे मोदी जी, आप पिछड़े वर्ग को कहते हो अपने को, आपको शर्म आनी चाहिए कि देश में जानवरों की गिनती होती है, कुत्तों की गिनती होती है। आप पिछड़े वर्ग से प्रधानमंत्री हो, आप पिछड़ों की गिनती नहीं कर सकते, तो आपको शर्म आनी चाहिए। साथियों, बहुत बड़ी धोखेबाजी चल रही है, हमें समझने की जरूरत है। 2017 का चुनाव आया, केशव प्रसाद मौर्य को बीजेपी के लोगों ने आगे किया, कहा केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे और केशव प्रसाद मौर्य का प्रचार किया। और हमारे लोगों ने सोचा कि अरे मोदी जी को प्रधानमंत्री बना लिया, केशव मौर्य को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना लेते हैं, वहां भी पिछड़ा हो गया, यहां भी पिछड़ा हो जाएगा। हमारे लोगों ने बीजेपी को समर्थन दिया और जब बीजेपी को बहुमत मिल गया तो केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, बल्कि केशव मौर्य को उप बनाकर चुप कर दिया और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया। और योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो गए तो क्या हो गया? सबसे ज्यादा कुटाई और पिटाई अगर किसी की हुई तो पिछड़े वर्ग के लोगों की कुटाई पिटाई हुई। पिछड़े वर्ग से कौन सी जाति बिरादरी की हत्याएं नहीं हुई? कौन से लोगों को फर्जी इनकाउंटर का शिकार नहीं बनाया गया? किनके घरों को नहीं गिराया गया? किनकी जमीनों को कब्जा नहीं किया गया? किनके अधिकारियों कर्मचारियों का उत्पीड़न नहीं किया गया? सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार अगर किसी के साथ हुआ तो जिन्होंने बीजेपी की सरकार बनाई थी उन्हीं लोगों के ऊपर अन्याय और अत्याचार हुआ। और इतना ही नहीं, हमारे लोगों को यह भी बताया था बीजेपी आरएसएस के लोगों ने, एक एक मौर्य के घर में बैठकर, एक एक कुर्मी के घर में बैठकर, एक एक पाल के घर में बैठकर, एक एक सोनी के घर में बैठकर, एक एक निषाद केवट बिंद के घर में बैठकर यह बताया था कि अरे अखिलेश यादव की सरकार आती है तो सारी की सारी नौकरियां यादवों को मिल जाती है, और अगर मायावती की सरकार आती है तो सारी की सारी नौकरियां चमारों को मिल जाती है। अरे हमारी सरकार बनाओ, हमें तो ना यादव को देना है नौकरी, ना जाटों को देना है नौकरी, हम तो सारी की सारी नौकरियां आप लोगों को ही देने वाले हैं। हमारे लोगों ने सोचा बड़ा अच्छा मौका है, अगर बीजेपी की सरकार बना देते हैं तो ये सारी नौकरियां हमारे बच्चों को मिलेगी। सरकार तो बन गई, नौकरियां मिली क्या? अरे नौकरियां नहीं मिली। गोरखपुर यूनिवर्सिटी का मामला उठाकर देख लो, एक ही ठाकुर जाति के लोगों का कब्जा हो गया। बादा यूनिवर्सिटी में नियुक्ति का मामला देख लो, एक ही जाति का कब्जा हो गया। एपीआई नियुक्त किए गए उसका मामला देख लो, एक ही जाति का कब्जा हो गया। और इतना ही नहीं, जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई उसमें महा घोटाला हो गया और ओबीसी के हिस्से पर मिश्रा जी चले गए, ओबीसी के हिस्से पर दुबे जी नौकरी कर लिए, ओबीसी के हिस्से पर चतुर्वेदी जी नौकरी कर लिए, ओबीसी के हिस्से पर दूसरे लोग नौकरी कर लिए और ओबीसी को अपने हिस्से की नौकरियां नहीं मिली। जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसकी जांच किया तो कहा महाआरक्षण घोटाला हुआ है। मोदी जी ने जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था तो बड़ा डंका पीटा था कि हमने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया, पिछड़ों को बहुत बड़ा अधिकार दे दिया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बना करके जिस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को मोदी जी ने बनाया, आज उसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग की आयोग की बात ना मोदी जी मानने के लिए तैयार है और ना योगी जी मानने के लिए तैयार है। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले के विरोध में पिछड़े वर्ग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग लखनऊ में धरना कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और उनको लाठियों से पीटा जा रहा है। तो आपको समझने की जरूरत है, आपको सोचने की जरूरत है कितनी बड़ी धोखेबाजी चल रही है। मैं उत्तर प्रदेश में परिवर्तन यात्रा पर था, किसानों के बीच में घूम रहा था। किसानों ने कहा पटेल जी बहुत बड़ा एक संकट आ गया है। हमने कहा क्या संकट आ गया है? सरकार तो आपने ही बनाया था। बोले बहुत बड़ी गलती हो गई, सरकार बना के बड़ा संकट आ गया है। हमने कहा क्या संकट आ गया है? कहा एक तो योगी से तो परेशान ही है, योगी से ज्यादा योगी के साढ़ों से भी परेशान है। गांव गांव में साढ़ छोड़ दिए हैं और साढ़ किसानों की फसलों को खा रहे
रहे हैं। हालत तो इतना खराब हो गई है कि दिन में खेती का काम करते हैं और रात में सांडों से फसल की रक्षा के लिए रात में भी जागना पड़ता है, सांडों को खेत से खदेड़ना पड़ता है। साथियों, इतने ज्यादा उत्तर प्रदेश के हालात खराब है, इसलिए बदलाव की तो जरूरत है, बदलाव करने की जरूरत है और बदलाव करने के लिए ही राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा बनाया गया है। लेकिन क्या बदलाव करने के लिए आंख मूंद कर वोट देने की जरूरत है कि आप कहीं भी वोट डाल दो और जहां वोट डाल दो वहां आने के बाद में फिर ऐसे ही काम करे जैसे काम हो रहे हैं? तो ऐसा बदलाव करने की जरूरत नहीं है। बदलाव ऐसा करने की जरूरत है जो वास्तव में परिवर्तन करे, और उसके लिए ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जो बनाया गया है वास्तविक बदलाव के लिए बनाया गया है, नीतियों में बदलाव के लिए बनाया गया है। आज कुछ लोग टीवी पर बैठते और जब मोदी जी को ये सारी बातें पता चल गई, योगी जी को ये सारी बातें पता चल गई कि एक भी काम हमने इन लोगों के हित में नहीं किया है, और जब एक भी काम इन लोगों के हित में नहीं किया है, ये वोट हमको देने वाले नहीं है, तो वोट तो लेना पड़ेगा। वोट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? इनके नेताओं को मंत्री बना दो। तो 27-28 मंत्री हमारे लोगों को बना दिए, 27-28 मंत्री हमारे लोगों को बना दिए गए और कहा जाओ लोगों से आशीर्वाद लो जनता में, तुम्हें अपने लोगों के लिए कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, केवल लोगों के बीच में जाओ। क्योंकि हमारे लोग जाति के नाम पर बहुत ज्यादा वोट देते हैं। तो जब नेता जाएगा, लाल बत्ती लगी रहेगी, साथ में 2-4-10 गाड़ियां रहेंगी, ऊपर से पुलिस की सिक्योरिटी रहेगी। जब वो हमारे गांव में जाएगा तो गांव का आदमी सोचेगा ये बड़ा नेता है और ये जिसको कह रहा है उसको वोट देना चाहिए। आपके लोगों का चेहरा दिखाकर आपका वोट लूटने का कार्यक्रम है, ये मंत्री बनाने का कार्यक्रम नहीं है। आपके लोगों का चेहरा दिखाकर आपका वोट लूटने का कार्यक्रम है। और जब ये काम चल रहा है, जब जंगल कट रहा था तो जंगल में जो कुल्हाड़ी काट रही थी लकड़ी को, जंगल के पेड़ क्या सोच रहे थे? ये कुल्हाड़ी में जो बेत लगा है ये तो अपना ही भाई है, ये काट रहा है तो इसका विरोध कैसे करें? जैसे आज मंत्री बना दिया है वैसे कुल्हाड़ी में पेड़ सोच रहे थे, कुल्हाड़ी में जो बेत लगा है वो तो अपना भाई है, विरोध कर कैसे करें? जैसे आज संविधान खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है और हम चेहरा देख देख करके वोट दे रहे हैं जिनको मंत्री नेता बनाया गया। और जब जंगल कट गया तो बेत को भी निकाल कर फेंक दिया गया। आज आपके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए, आपका आरक्षण, आपका संविधान, आपका लोकतंत्र खत्म करने के लिए आपके नेताओं को बेत की तरीके से लगाया गया है। जिस दिन ये खत्म हो जाएगा आपकी वैल्यू भी खत्म हो जाएगी और आपके नेताओं को भी फेंकने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, सतर्क होने की जरूरत है। आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त कर देता हूं। कुछ लोग टीवी पर बैठ बैठ कर ये कह रहे हैं नहीं संविधान बचाना है इसलिए हमको वोट दो। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब रिजर्वेशन प्रमोशन खत्म हो रहा था तब तो उत्तर प्रदेश में एसपी और बीएसपी की सरकारें थी, तब तो संसद के अंदर समाजवादी पार्टी ने रिजर्वेशन प्रमोशन का बिल फड़वाने का काम किया था और बहुजन समाज पार्टी ने सही आंकड़ा नहीं दिया था हाई कोर्ट में। अगर सही आंकड़ा दिया होता तो रिजर्वेशन प्रमोशन खत्म नहीं होता। और अगर अखिलेश और मायावती जी चाहते तो दोनों लोग मिल करके एससी का रिजर्वेशन प्रमोशन बहाल कर देते और ओबीसी को भी रिजर्वेशन प्रमोशन लागू कर देते, मगर ऐसा करने का काम नहीं किया। जाति आधारित गिनती उत्तर प्रदेश में कर सकते थे, पिछड़ों की संख्या के अनुपात में आरक्षण लागू कर सकते थे, मंडल की बची सिफारिशें लागू कर सकते थे, मगर ऐसा कोई भी काम करने का काम नहीं किया। अखिलेश जी कहते हैं हमारे आदर्श लोहिया है, लोहिया ने तो नारा लगाया था, सोशलिस्टों ने बाधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, लेकिन आज तो ऐसा कोई नारा ना दिखने को मिल रहा है ना सुनने को मिल रहा है। तो साथियों, हमें समझने की जरूरत है। जब त्रिस्तरीय आरक्षण का मामला खड़ा हुआ था, अनिल यादव ने त्रिस्तरीय आरक्षण लागू किया था और पहली बार सही तरीके से रिजर्वेशन लागू किया था। उस समय अखिलेश यादव ने अनिल यादव की बात नहीं मानी, एससी एसटी ओबीसी के समर्थन में नहीं खड़े हुए, बल्कि रंजना वाजपेयी के साथ खड़े हुए और एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों की बलि चढ़ा दिया
और फिर रंजना वाजपेयी भी उनको छोड़ करके चली गई। मैं ये बात इसलिए बता रहा हूं कि हमें ये समीक्षा करने की जरूरत है। जब सबर आरक्षण चल रहा था, संविधान के विरोध में है सबर आरक्षण, तो इन लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर उसका समर्थन करने का काम किया था। जब नीट में आरक्षण का मामला था तो ये लोग कहां थे? जब एनआरसी सीए का मामला था तब ये लोग कहां थे? जब ओबीसी एससी एसटी के हक अधिकार की बात आती है, जब संविधान जंतर मंतर पर जलाया गया तब ये लोग कहां थे? जब 13 पॉइंट रोस्टर का मामला था तब ये लोग कहां थे? जब हमारे अधिकारों पर डाका पड़ता है तब ये गायब हो जाते हैं, और जब चुनाव में वोट लेना होता है कहते हैं बीजेपी से डरो और हमको वोट दे दो। साथियों, अब ये नहीं चलेगा। माननीय वामन मेश्राम साहब पिछले 40-45 साल से लगातार समाज में डटे हुए हैं, चाहे पिछड़े वर्ग की गिनती का मामला हो, चाहे नीट में ओबीसी के आरक्षण का मामला हो, चाहे 13 पॉइंट रोस्टर का मामला हो, चाहे एनआरसी सीए का मामला हो, चाहे रिजर्वेशन प्रमोशन का मामला हो। हर समय मेश्राम साहब मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं, और लोकतंत्र पे जब खतरा आया तो सुप्रीम कोर्ट से केस जीत करके ईवीएम में पेपर ट्रेल लगवाने का काम भी वामन मेश्राम साहब ने पूरे देश भर में किया है। इसलिए अगर आरएसएस को हराना है, अगर आरएसएस को पराजित करना है, आज मोहन भागवत को सफाई देना पड़ रहा है कि हम भी इसी देश के हैं, ये वामन मेश्राम साहब की देन है। इसलिए अगर आरएसएस को पराजित करना है, कोई दूसरा पराजित नहीं कर सकता, केवल वामन मेश्राम साहब ही आरएसएस को पराजित कर सकते हैं। बार बार सड़कों पर लड़ाई लड़के झुकाने का काम किया है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़कर झुकाने का काम किया है, और अब ये वक्त आ गया है कि वामन मेश्राम को इतनी ताकत दो कि वो विधानसभा और लोकसभा में भी आरएसएस को खदेड़ने का काम करे। और अगर आपका साथ सहयोग रहा तो ये राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा 2022 में जो उत्तराखंड से योगी को थोपा गया है हमारे लोगों के सर पर, और अब वो सर पर पेशाब करने का काम कर रहे हैं, उनको उत्तर प्रदेश की विधानसभा से खदेड़ने का काम किया जाएगा। और 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी आरएसएस बीजेपी को भी वहां से खदेड़ने का काम किया जाएगा। ये जो नाइंसाफी का निजाम है इसको ध्वस्त किया जाएगा और इंसाफ कायम किया जाएगा। इंसाफ क्या है? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये इंसाफ है। इस इंसाफ की लड़ाई में आप सहयोग देंगे, ऐसी आशा उम्मीद के साथ आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय मूल्यास। धन्यवाद चौधरी विकास पटेल जी। अभी आपके सामने विचार रख रहे थे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा नई दिल्ली।